द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो कि एने फ्रैंक की लिखी हुई है। एक ऐसी 13 साल की लड़की की कहानी है जो कि बाकी यहूदियों की तरह ही हिटलर के नाजी कंसंट्रेशन कैंप की भेंट चढ़ गई, जिसकी बुक ने हिटलर की क्रूरता को तो दुनिया के सामने दिखाया ही, और दूसरी तरफ ये भी संदेश दिया कि हमें किसी भी कट्टरता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कट्टरता से, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे जात से रिलेटेड हो, चाहे विचारधारा से रिलेटेड हो, उसका अंत विनाश ही होता है। वो दूसरों के लिए भी दुखदाई होता है और अपने आप में भी दुखदाई होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली एने फ्रैंक कौन थी। एने फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ और इसकी डेथ जो मानी जाती है 1945 को मानी जाती है इन द बेसन कंसंट्रेशन कैंप जर्मन में। उसके मम्मा का नाम एडी द हॉलैंड फ्रैंक था, जिसके साथ हमेशा ही उसके आर्गूमेंट रहते थे। यानी कि वो एने सोचती थी कि मम्मा थोड़े पैसिव टाइप की है, घर के काम के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाती। फॉर दिस रीज़न एने के हमेशा ही मम्मा के साथ कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह रहते थे। पापा का नाम था ओटो फ्रैंक, जिसको वो बहुत प्यार करती थी, और जो डायरी भी उसे गिफ्ट हुई थी 13th बर्थडे में, वो उसके पापा के द्वारा ही दी गई थी, जिसका नाम बाद में उसने किट्टी रखा। उसकी एक बड़ी सिस्टर थी मार्केट, जिसे एने को लगता था कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है और इंटेलिजेंट भी है। फॉर दिस रीज़न उसके पेरेंट्स जो है हमेशा ही उसकी सिस्टर की ओर फेवर करते हैं। इसके कारण कभी कभी उसे इस बात को लेकर जेलसी भी फील होती थी। पीटर, जो कि उसके पापा के दोस्त का ही बेटा था, जब कंसंट्रेशन कैंप में वो रहते हैं 2 साल के दौरान, ठीक है, तो उसकी तरफ जो एने हैं वो अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसके बारे में बताती है कि वो हमेशा ही शाई टाइप का लड़का रहता था। तो मे बी शायद इसके कारण कि उसके मम्मी पापा हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते थे, तो वो जब भी उन दोनों के बीच में, उसके मम्मी पापा के बीच की लड़ाई में कोई लड़ाई झगड़ा होता था, तो वो कोई हेडेक या पेन जो का बहाना लगाकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर छत पे आ जाता था। यानी कि हमें इस कहानी से, इस नावल से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि बच्चों के सामने कभी इतना लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए कि बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर एने के टाइप की लड़की है, होती है, कोई इंटेलिजेंट है, बहुत बातूनी है, तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मे बी फिर बाद में ऑटो फ्रैंक भी अपनी इंटरव्यू में मानते हैं कि हम उसकी इंटेलिजेंसी को कभी समझ ही नहीं पाए। ठीक है, वो अपनी उम्र से ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, कि जिस पर्सपेक्टिव से वो दुनिया को देखती थी, समझती थी, हम उस वे से नहीं समझते थे, हम उनको जस्ट एक बच्ची ही मान रहे थे। फिर वो 2 टीचरों के बारे में वर्णन करती है। हेड मिस्ट्रेस, जो कि मिस करपिस थी, जब उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था कैंप के दौरान, एनेक्स के दौरान, जब उन्होंने नाजियों के डर के कारण रहना था कैंप के बीच में, तो उसका जो हेड मिस्ट्रेस थी उसके साथ बहुत लगाव था। दूसरी बात करती है वो मिस्टर कीसिंग के बारे में, जो मैथ टीचर थे, जो हमेशा उसके बातों नहीं होने के कारण, टकटेटिव लड़की के होने के कारण उसको डांटते रहते थे और एक के बाद एक ऐसे देते थे लिखने के लिए, एज ए पनिशमेंट के लिए। तो ये जो डायरी है मैक्सिमम जो है दुनिया की 6 लैंग्वेज में छप चुकी है, कि ये बताती है कि युद्ध या कोई भी किसी प्रकार की क्रूरता किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ऑशविट्स एंड बर्जन बेल्सन ऐसे कैंप थे जहाँ पर जो यहूदियों को बहाने से वहाँ पर लेकर आया जाता था कि आप नाजी धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, आप यहूदी हो, इसलिए हिटलर की जो फौज थी, ठीक है, कमांडर थे, उनको जो
कैदी बनाकर वहाँ लेकर आया जाता था। दुनिया को ये दिखाया जाता था कि हम इसे जस्ट कैद कर रहे हैं और कोई ना कोई छोटा मोटा जस्ट स्किल वाला काम करवाते हैं। लेकिन होता क्या था, जहाँ पर जो कैदी बाय लक से भागकर वहाँ बाय चांस से भागकर गए थे, उन्होंने बताया था कि वहाँ एक चैम्बर गैस थी, जहाँ कमज़ोर लोग होते थे उनको चैम्बर, उसके कपड़े वस्त्र गहने जो भी सामान उतार कर सब कुछ उस एक ट्रक पर जो था ला दिया जाता था और कहीं जंगल में दूर जाकर उसके कैंप जो गैस के द्वारा उस सभी लोगों की 10 मिनट के बीच में ही जो मौत के घाट उतार दिया जाता था। देन आफ्टर उसकी लाशों को दफनाया जाता था। तो लाशें भी कौन दफनाते थे? जो थोड़े से शरीर से बलवान लोग होते थे, बॉयज़ कह लो, जेंट्स वगैरह, यानी कि वो अपने गड्ढे जो खोद सकते थे ज़मीन में। ठीक है, तो कईयों ने तो ये भी बताया है कि हमने अपने हाथों से ही अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को यहाँ पर दबाया था। तो ये यानी कि एक तबाही थी, हॉलोकॉस्ट था, एक बिग डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन था, जो दुनिया से बिल्कुल छुपा कर रखा हुआ था कि इस प्रकार यहूदियों के साथ जो है बिहेव होता था। ठीक है, तो जब खाना पीना भी कुछ खास अच्छा नहीं दिया जाता था, जिसके कारण कि जे ना वो शरीर से ज़्यादा ही बलवान हो जाए तो हमारा ही विरोध करने लगे। इसके कारण उनमें एक भयानक बीमारी फैल गई थी जिसे टाइफस बीमारी कहा जाता था। जो अभी लोग रह गए थे, मान लो कि मालपी यहूदी थे, लेकिन वो कह रहे थे, शो करते थे कि हम यहूदी नहीं हैं, तो उनको जो है एग्रीमेंट करने के लिए येलो स्टार ज़बरदस्ती पहनाया जाता था कि अगर आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है, जर्मन में या हॉलैंड में, तो आपको येलो स्टार कंपलसरी पहनना पड़ेगा कि आप हिटलर के हुक्मों को मानते हैं। तो हिटलर का तो आपको पता ही है कि एक जर्मन पॉलिटिशियन था, ठीक है, वो नाजी धर्म, उसने अपने ही एक अलग टाइप की विचारधारा फैलाई थी कि नाजी ही सबसे सुपीरियर है दुनिया के अच्छे, जो शुद्ध आर्यन लोग वगैरह है और जो जूश लोग वगैरह है वो लोअर रेस से बिलोंग करते हैं, इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं करना चाहिए, इस सारी रेस को ख़त्म कर देना चाहिए और जस्ट ओनली दुनिया में सिर्फ नाजी लोग के ही जिंदा रहने चाहिए। तो अनेक्स जो है, अनेक्स का मतलब है कि एक हिडन प्लेस, ठीक है, हिडन प्लेस को अनेक्स कहा है एने ने, जो कि उसके पापा का ही बुक वेयर हाउस था। वहाँ पर क्या था कि सामने सारा बुक हाउस था, ठीक है, और सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जो ऊपर एक काफ़ी 2-3 जो कमरे बने हुए थे, जिस कमरे को बाद में जो उन्होंने अपने एक रिहायशी के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया था। और काफ़ी स्टोरी है वो बुक में, आपको 1 बाय 1 समरी भी जो है वीडियो अपलोड करूँगी। तो उसने जो जो 10th क्लास की चैप्टर में जो आ रहे हैं, वो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, उसमें कुछ लाइनें फेमस दी गई है कि उसने लिखा है, जो यानी कि इसकी लाइनें फेमस हो चुकी है, जैसे शेक्सपियर की लाइनें फेमस हो जाती है ना, हुई हैं, तो हम बोलते हैं, कोटेशन में भी बोलते हैं, इसी तरह इसकी कुछ लाइनें फेमस है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। वो इसलिए कहती है, उसे लगता है कि चाहे मेरा कितना भी फ्रेंड सर्कल है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ में अपने सारे दुख सुख जो शेयर कर सकूं, क्योंकि कोई 1 मिनट बात सुनेगा, 2 मिनट सुनेगा, देन आफ्टर वो आपसे उब जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरी कहने का भाव, जो पेपर ऐसे है जो बिना गिला शिकवा किए आपकी सारी बातें सुनती है। कहने का भाव कि जो भी एने फील करती थी, क्योंकि वो अडोसेंस की एज में आ रही थी, है ना। अडोसेंस में होता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो चेंजेस होती हैं। एक थोड़ा सा वो चुलबुली टाइप की लड़की थी, टॉकटेटिव लड़की थी, अब एकदम इतनी आज़ाद पसंद लड़की को एकदम मान लो कमरे में बंद कर देना, तो वो कैसा फील करेगी, आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हो। तो वो डायरी को एक पर्सनिफिकेशन करती है, एक जिंदा सहेली की तरह, दोस्त की तरह मानती है, तो उसके साथ सारी बातें शेयर करती है। दूसरा उसने एक लाइन और बोली है, ओवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट बैक। पीछे जब डायरी लिख रही थी तो वो अपनी जो पिछली क्लासेस की रिजल्ट की बात कर रही थी कि मुझे सिर्फ मैथ में डर लग रहा था कि पता नहीं मैथ में पास होंगी कि नहीं, बाकी मुझे लगता था कि हम पास हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम ऐसे बच्चे थे जो डर रहे थे कि पता नहीं टीचर पर डिपेंड कर रहा है
कि वो हमें नेक्स्ट जो ग्रेड में लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके कारण वो बातें कर रहे थे, जैसे बतखें नहीं होती है ना, डक्स होती है इकट्ठी होती है तो क्वैक 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 करती है। तो इस तरह लग रहा था कि सारी क्लास ही शोर ऐसे मचा रही थी, तो इसलिए उसने ये लाइन कही हुई है। टीचर आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल, जिसने अपने मैथ के टीचर के बारे में बात की है कि उसे लगता था कि जो मैथ का टीचर बड़ा खड़ूस जे टाइप का है, स्ट्रिक्ट टाइप का है ना, क्योंकि वो उससे एने तो बहुत टॉक्टेटिव लड़की थी, तो उसे बार बार टोकता था। क्योंकि आपको पता है वैसे कि मैथ की जब क्लास होती है तो बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस वगैरह चाहिए, लेकिन उसका स्वभाव था लड़की का, तो उसे बार बार टोकता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। इसके कारण जब वो पता था कि नहीं ये मेरी बात मान रही, तो उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे ऐसे देता था लिखने के लिए। तो जब भी वो ऐसे लिखती थी तो अपनी क्रिएटिविटी और बढ़ा देती थी, है ना। तो पहले ऐसे में तो उसने कह दिया कि टाकिंग वाज द ट्रेट फ्रॉम द हर मदर, कि मेरी मम्मा इतनी ज़्यादा बातें करती हैं, तो नेचुरली मैं उसकी बेटी, तो मुझ पर भी ये गुण आएगा ही ना, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकती। जे उसका ऐसे सुनकर सारी क्लास ही हंसने लगती है। दूसरा फिर उसे ऐसे देता है इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है वैसे बातें करने वाला, ठीक है, जो सही बातें नहीं, इनक्रेजिबल मतलब जो सही बातें नहीं, बिल्कुल ऐसी बातों नहीं बातें करता जा रहा है। उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा ऐसे लिखती है, फिर क्लास पूरा हंसने लगती है। फिर तीसरा ऐसे देता है क्वैक क्वैक क्वैक, जहाँ पर वो सोचती है कि कुछ ऐसा ऐसे लिखूँ मैं कि इसके बाद जो है भी मुझे जो टीचर है ऐसे लिखने के लिए कहेगा नहीं। इसलिए वो अपनी जो फ्रेंड है उसकी मदद लेती है, तो उस ऐसे को वो एज अ पोइम के तौर पर लिखती है। तो उसमें से एक स्टोरी इलैबोरेट करती है अपनी इमेजिनेशन में कि एक स्वैन था, ठीक है, बतखों का जोड़ा था, उसके 2-3 बच्चे थे। बच्चे सारा दिन क्वैक 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 करता है। पिता इतना चिढ़ जाता है कि अपने ही बच्चों को चोंच मार मार कर उसे जो ब्लड शेड करके मार देता है। तो फिर बच्चे बेचारे जो मर जाते हैं, तो अब क्वैक क्वैक कोई नहीं करता। इनडायरेक्ट वे में जे जो मैथ के टीचर को कर रही थी, स्टार कर रही थी कि किसी की एबिलिटी को दबाना नहीं चाहिए। तो किसी को भी इस चीज़ का अनुभव हो गया कि जे मुझ पर ही जे इसने पोएम लिखी हुई है। तो हंसते हैं सारी स्टोरी सुनकर इसकी कि हाँ कि सचमुच में ऐसा होता है या कुछ भी है। लेकिन बाद में जो केसिंग है वो इस चीज़ को समझ आता है कि नहीं भी, बच्चे की कुछ हैबिट्स होती हैं जो हम कभी भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, प्यार से धीरे धीरे कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो क्या करता था, जैसे होते ना कई क्लासें बिल्कुल बोरिंग होती है, पढ़ाते 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 ही जाते हैं। अब उसने क्या किया कि अब उसके स्वभाव में चेंजेस होने शुरू हो गए। वो कभी कभी मैथ में पढ़ाते पढ़ाते जोक वगैरह भी सुनाना शुरू कर देता था। तब उसे लगता था कि टीचर कोई प्रोटेक्टिबल नहीं है ना, कि पता नहीं है कि हाँ फिर जिसके बारे में हम इतना सोचते हैं कि वो इस टाइप का है या कुछ भी है, वो चेंज भी हो सकता है। तो जहाँ हमें भी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। ये तो मैंने शॉर्ट के बारे में स्टोरी बताई थी। और एंड में क्या होता है बेटा कि जो एने फ्रैंक होती है, धीरे धीरे और भी फैमिली उसके पास आनी शुरू हो जाती है। ऐसे समय बीतते बीतते यानी कि वो 2 साल निकल जाते हैं। बाय इंसिडेंट जो कोई जैसे चेकिंग करने शुरू हो जाती है सभी कमरों में, जहाँ जितने वेयर हाउस होते हैं, तो नाजी की पुलिस आती है और सभी उसको पकड़ कर ले जाते हैं। नाजी पुलिस वाले कंसंट्रेशन कैंप में, तो पता है कि कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था, मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो पहले तो उसकी सिस्टर भी वहाँ मर जाती है, मम्मा भी उसकी डेथ हो जाती है। इस बच्ची को जब वो 15 साल की हुई होती है अभी, इसकी भी टाइफाइड के दौरान मौत हो जाती है। इसके पापा जो है किसी गुड चांस के द्वारा कह लो, परमात्मा की मेहर के द्वारा वो बच जाते हैं। क्योंकि उसके टाइम जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था और अमेरिका को जब पता चल गया कि हिटलर ऐसा दरिंदगी वाला काम कर रहा है, तो उसने जो है भी अमेरिका ने उसे घेर लिया था। तो हिटलर को लगा था कि अब मेरी हार निश्चित है, क्योंकि रशिया भी काफ़ी आगे बढ़ रहा था। तो उसे लगता था कि अब मैं सामना नहीं कर सकता। तो एंड में जो हिटलर है, अपने जो कुत्ते थे पालतू जिससे बहुत बच्चों की तरह प्यार करता था, अपनी जो वाइफ थी जिसके साथ अभी 1-2 दिन पहले उसने शादी की थी, खुद वो जितने भी जान के उसके चहेते थे,
उनको खुद ही कैप्सूल देकर, जहर के कैप्सूल देकर मार देता है और आप भी गोली के साथ खुद को सुसाइड कर देता है ना। तो इस प्रकार ये सारी स्टोरी वगैरह है। तो आई होप जी आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह होगी स्टोरी, और कोशिश करूँगी कि इस सारे नावल को मैं 1 बाय 1 वीडियो के द्वारा अपलोड करूँ। आपको स्टोरी कैसे लगी? अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया या कुछ किसी टॉपिक के बारे में स्टोरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये तो अभी फर्स्ट नावल है, और भी 1 बाय 1 करके मैं सारे नावल लेकर आऊँगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना जरूर। थैंक्स बेटा।